अस्सलाम वालेकुम सरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हुए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफकोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी कम्युनिटी में अपना रोल, अपना कंट्रीब्यूशन हमेशा पॉजिटिव रखें। हमेशा याद रखें कि जब हम किसी सोसाइटी का पार्ट होते हैं, किसी भी गैदरिंग का पार्ट होते हैं, तो एक्चुअली में हमारा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे, नेगेटिवली इनपुट करेंगे, तो जो भी आउटकम्स होंगे वो नेगेटिव ही होंगे। अपनी लाइफ हो या फिर कोई गैदरिंग हो, किसी और की लाइफ में आपको एडवाइस दे रहे हो, हमेशा पॉजिटिव आउटलुक रखें अपनी और कोशिश करें कि अपना जो भी इम्पैक्ट है अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उसको पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। सिर्फ ये सोचें कि अगर हम सब ये फैसला कर लें कि हम अपना ना सिर्फ अपने आप को बट अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ जो भी हमारी इंटरेक्शन है उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, तो हम कितनी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और छोटी सी चीज़ है और हम एक बहुत बड़ी सी दुनिया में बहुत छोटे से इंसान हैं, लेकिन हम सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को याद रखें, अपने रोल को, अपने कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को, अपनी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को हमेशा याद रखकर ज़िंदगी में चलने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वेदर के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ अगले 24 घंटे में मैक्सिमम टेम्परेचर रीडिंग्स 38 डिग्रीज रहेंगी और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्रीज रहेगा। इसके साथ अगर हम यूवी इंडेक्स की बात करते हैं तो 6 है, काफ़ी हाई है, बट कंपैरेटिवली अगर हम पिछले कुछ मंथ से देखते हैं तो लो है। लेकिन फिर भी सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा देर आप डायरेक्ट सनलाइट में गुजारने वाले हैं तो कोशिश करें सन प्रोटेक्शन, और साथ ही कोई ना कोई कैप का इस्तेमाल कर लें, दुपट्टा सर पे ले लें, बट कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट की जो शिद्दत है उससे अपने आप को बचा के रख सकते हों। इसके अलावा अगले 10 दिन में बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। मौसम आजकल काफ़ी ह्यूमिड है और अगर आप डेफिनेटली अपनी स्किन का ख्याल करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, हाइड्रेट रखें अपने आप को, और लाजमी तौर पे इस तरह के कपड़े पहने, लॉन का इस्तेमाल करें और लाइट वेट कपड़े और लाइट कलर्स के कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स है, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी जो भी आपके पास वक्त है उसको कोशिश करें ज़्यादा वक्त रखें, एक्स्ट्रा टाइम अपने पास रखने की कोशिश करें। ये मत कोशिश करें कि जल्दबाजी में कहीं पहुंच रहे हैं और अपना भी नुकसान कर बैठे और किसी और का भी नुकसान कर बैठे। इसी का ख्याल करते हुए ओवर स्पीड बिल्कुल भी मत करें और एक्स्ट्रा टाइम हमेशा रखें। बता दें जी हम लेट हो जाएंगे, लेकिन ओवर स्पीड बिल्कुल भी मत करने की कोशिश करें। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉजिटिव नोट, एक पॉजिटिव सोच और ख्याल के साथ हम हर रोज़ का आगाज़ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। अम्मा बाद, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है सारी इंसानियत के लिए कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। हम जिस नबी की उम्मत, जिस नबी के हम उम्मती हैं, कुर्बान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक हसना पर जब आप ताइफ के मैदान पे आपका खून निकला, हमारा ये अक़ीदा है सारी इंसानियत का खून जमा कर लिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस हालत के अंदर भी मेरे नबी ने क्या, उसने अखलाक को अपनाते हुए फरमाया कि ये इनको पता नहीं है, चलो इनकी आने वाली नस्ल मुझ पर ज़रूर ईमान लेके आएगी। इसको कहते हैं बर्दाश्त। आज उम्मत में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बर्दाश्त की नेमत से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमेशा जिस तरह से हम बात करते हैं कि किस तरह से अपने दिन को एक अच्छे ख्याल, एक अच्छी सोच के साथ शुरू करना चाहिए। जो आपका इनिशियली सुबह के वक्त ख्यालात होते हैं, जो सोच होती है, जो एटीट्यूड होता है, वही आपके बाकी दिन में ट्रांसलेट होता है और आपका दिन किस तरह का गुजरेगा मोस्टली डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि आपके सुबह के जो पहले कुछ घंटे हैं वो किस तरह से गुजरे हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह के वक्त अच्छा सोचें, अच्छे ख्यालात के साथ दिन का आगाज़ करें और हमेशा शुक्र के साथ दिन का आगाज़ करें। हम हमेशा कंप्लेन करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो कि हमारे पास नहीं है या जो हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी शुक्र नहीं करते हैं या कम शुक्र करते हैं कंपैरेटिवली
उन चीज़ों के लिए जो हमारे पास मौजूद हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें, वो चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, आपके इर्द गिर्द के लोग हों जो कि आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका एहसास करते हैं, तो हमेशा सुबह उठें और सबसे पहले शुक्र अदा करें अपनी उस हर नेमत के लिए जो अल्लाह ताला ने हम पर नवाजी है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट यही डिसाइड करती हैं कि बाकी का दिन आपका, बाकी की ज़िंदगी आपकी किस तरह की गुजरेगी और क्या एटीट्यूड होगा आपके चीज़ों की तरफ। एंड आई थिंक एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा एटीट्यूड है उतनी ही अच्छी आपकी ज़िंदगी हो सकती है, और जितना बुरा एटीट्यूड हो उतनी ही मुश्किल आपकी ज़िंदगी हो सकती है। आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद शहर के हवाले से डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में हम ज़रूर बात करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो आज डिफरेंट तरह के इश्यूज़ आपको पॉलिटिकली नज़र आते हैं। फैसलाबाद शहर की बात करेंगे स्पेसिफिकली किस तरह के इश्यूज़ मौजूद हैं, और जहाँ पर नेशनल गवर्नमेंट में दिन ब दिन आपको तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हैं इस वक्त, और कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट करना मुश्किल लगता है आगे चलते हुए क्या चीज़ें होंगी। इलेक्शंस क्या अगले साल हमें होते हुए नजर आएंगे या इस साल हमें होते हुए नजर आएंगे, कोई भी प्रिडिक्शन करना नामुमकिन है इस हवाले से। क्या हमारी पॉलिसीज बेहतर हो पाएंगी, क्या हम लोग एक्चुअली में चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे, हमारी गवर्नमेंट्स क्या प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ के लिए। और फैसलाबाद शहर के इश्यूज़ जो कि ना सिर्फ पिछली गवर्नमेंट के दौरानिए में बल्कि काफ़ी अरसे से निगलेक्टेड ही रहे हैं, क्या उनके बारे में कोई सोच रहा है इस वक्त? क्या हमारे जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो एक्टिवली इन चीज़ों को डील करने की कोशिश करें? बल्दियात के बारे में भी बात कर लेंगे। बल्दियात जो कि एक्टिव नहीं हो सका कंप्लीटली और फंक्शनल नहीं हो सका, उसके फंक्शनल ना होने की वजह से किस तरह का इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। और फैसलाबाद शहर जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, क्या हम एक्चुअली में प्रिपेयर्ड हैं आने वाले वक्त में? क्या हमारे पास कोई प्लान मौजूद है कि किस तरह से ना सिर्फ इस पॉपुलेशन को हम केटर करेंगे, बट जो डिफरेंट इश्यूज पार्किंग के हवाले से या रिहाइश के हवाले से जो पैदा हो सकते हैं, महंगाई के हवाले से, क्या उनके लिए हमारे पास कोई गेम प्लान एक्चुअली में मौजूद? हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो हमारे इस डिस्कशन में साथ देंगे। सबसे पहले हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर। अब्दुल रहमान, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ वकास अहमद बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं वकास, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी, फैसलाबाद शहर की पॉपुलेशन अब्दुल रहमान बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्या हमारे पास कोई गेम प्लान मौजूद है? क्या गवर्नमेंट के पास कोई गेम प्लान मौजूद है, या हमारी प्रायोरिटीज़ अभी भी बहुत स्कैटर्ड हैं? और आई डू अंडरस्टैंड कि इस वक्त हालात कुछ इस तरह के हैं, स्पेशली सैलाब की वजह से। तो ये चीज़ मैं हमेशा मेंशन करती हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में, किसी भी डिस्कशन के आगाज़ में, कि अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना शायद गलत लगता है जब आपको पता है कि हमारी इतनी लार्ज पॉपुलेशन इस तरह के वक्त से गुजर रही है। तो हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है, और जहाँ तक हमारा जो रोल है, कंट्रीब्यूशन है, वो कंप्लीट होना चाहिए। वापस अपने डिस्कशन की तरफ आते हुए, अब्दुल रहमान, आपके ख्याल में क्या गेम प्लान होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कारकर्दगी होनी चाहिए? थैंक यू फातिमा। देखिए, ये एक बड़ा मसला है जिसकी जानब आपने निशानदेही की है। कोई 8 मिलियन के करीब पॉपुलेशन हो चुकी है फैसलाबाद की, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि ये 2022 में जो इलेक्शन ईयर नहीं भी था, लेकिन इसमें जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही शुरू हो गई है मार्च में, बल्कि उससे पहले फरवरी में ये अफवाहें फैल गई थी कि हुकूमत चाह रही है। तो उसके बाद अब तक जो पॉलिटिकली एक तरह का मैच्योर रवैया ना वो देखने में आया, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सामने आई। तो इसका ये नुकसान हुआ है कि ना तो हमारा रुपया काबू आ रहा है, ना चीज़ें काबू आ रही हैं। महंगाई तारीख की बदतरीन हो चुकी है। सैलाब तो अभी आया है ना, ये तो मार्च से शुरू हो गया ना सिलसिला, कि जिसमें बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉपुलर फैसला लेते हुए उस वक्त के जो बिजली के बिल्स है उसमें रिलीफ दे दिया, जो फ्यूल प्राइस है उसमें रिलीफ दे दिया। तो उसके बाद जब वो सीट से हट गए तो फिर जो आने वाले हैं उनके लिए ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था कि वो बिजली के बिलों से रिलीफ वापस लेते, पेट्रोलियम से रिलीफ वापस लेते। लिया भी गया, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ना था मईशत पे वो बहुत बदतरीन अंदाज में पड़ा। देखिए, रुपया अब भी जो है वो 230 पे डॉलर के मुकाबले में, स्टॉक मार्केट वो ऐसी हिली हुई है कि अभी तक संभल नहीं रही। बाकी चीज़ें देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट तबाह होकर रह गई है। जो पिछले 3-4 साल में हुकूमत ने जो एक्सपोर्ट का एक मॉडल सेट किया था वो मुकम्मल तबाह हो गया है। अब सूरत हाल ये है कि बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है, बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, आवाम से जो फ्यूल प्राइसेस है वो पूरी दुनिया में कम हो रही हैं। 115 डॉलर तक चली गई थी, वापस 88 डॉलर तक आ गई है क्रूड ऑयल की कीमत। लेकिन यहाँ पर जो हमारे है वो बजाय कम करने के उसको बढ़ा देते हैं, जो हर 15 दिन बाद बढ़ाना होता है। इसका इम्पैक्ट नीचे तक जा रहा है। ऊपर से जब सैलाब आया है, जैसा कि आपने निशानदेही की कि 1/3 पॉपुलेशन
इसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है। कोई 1200-1500 के करीब जो लोग हलाक हो गए, कोई 1.5 मिलियन के करीब मवेशी इसमें हलाक हुआ है। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है वो PDMA के मुताबिक, NDMA के मुताबिक तकरीबन 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ये मतलब सेक्रेटरी जनरल अभी UNO के आए थे तो वो बता रहे थे कि ऐसी तबाही दुनिया में कहीं भी सैलाब से नहीं हुई कि जिसमें चारों सूबे मुतासर हुए हैं। मतलब 2010 के सैलाब में ज़्यादा जो है वो KPK में और सिंध में तबाही हुई थी, लेकिन अभी तो KPK, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब कहीं पर भी कोई जो जायमान नहीं है। उसका नतीजा क्या निकला कि आपकी जो रोड्स है वो सारी तबाह हो गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था वो तबाह हो गया, ब्रिज तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई। तो अब जो बलूचिस्तान से, सिंध से अगर कोई सब्ज़ी बची है, कोई चीज़ बची है लाने के लिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, इस वजह से नहीं आ रही। तो टमाटर जो है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत थोड़ी होती है, वो ख़राब हो रहा है। प्याज हमने अफ़गानिस्तान से मंगवाया लेकिन उस पर जो ड्यूटी फ्री करनी पड़ी है इस वजह से मार्केट में सस्ता हुआ, वरना ये 300 रुपये किलो हो गया था। इसी तरह से दूसरी चीज़ें UAE से भी मंगवा रहे हैं, तो उस पर अब अगर हम ड्यूटी हटाएंगे तो वो सारा पैसा बाहर जाएगा, डॉलर बाहर जाएगा। डॉलर पहले से काबू नहीं आ रहा, लोकल हमारे जो है वो हो नहीं सकती। सिंध और बलूचिस्तान में कपास 100% तबाह हो गई है। ओवरऑल जो 45% जो कपास है वो पूरे मुल्क में तबाह हुई है, तो उसकी वजह से हमें कपास भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। तो ये एक हमारे जो फूड का क्राइसिस है ये बहुत बढ़ चुका है। तकरीबन पिछले साल 10 से 15 अरब डॉलर हमने बाहर से फूड आइटम्स मंगवाई थी, इस बार ये डबल हो सकते हैं। फिर जो हमने जो यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत का बिल पिछले वर्ष में कोई 17 अरब डॉलर का दिया था, जो इससे पहले 7-8 बिलियन डॉलर तक रहता था, वो भी डबल हो चुका है। इस बार शायद उससे भी ऊपर चला जाए क्योंकि रुपया जो है वो नीचे जा रहा है मज़ीद। तो हम अगर यहाँ पर पैसों में बात करेंगे तो वो बहुत खौफनाक सूरत पैदा हो जाएगी। अब सूरत ये है कि बिजली के बिल से जो यहाँ पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं FPA, वो थोड़ा ख़त्म किया है, लेकिन वो सर्दियों में दोबारा वापस आ जाएगा दुकानदारों का। जो आम लोगों का 300 यूनिट से नीचे वालों का उड़ाया है तो वो ऊपर वालों को ज़्यादा देना पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल है कि हुकूमत चीख रही है कि उसके पास पैसे नहीं है, लोग चीख रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। तो ये सैलाब के बाद अगर हम संभल ना सके तो ये बदतरीन सूरत हाल होगी, कहत का सामना होगा। और उस पर जो गंदम की सूरत हाल है वो मार्केट में किसानों से जब ली गई थी तो वो कोई 2200 रुपये 2200 रुपये फी मान ली गई थी, अभी 3200 से 3500 रुपये फी माना है। और जो आटे की कीमत है वो 110 तक पहुंच चुकी है, 110 रुपये किलो, और आने वाले दिनों में 20-30 रुपये और इजाफा हो सकता है। अब क्योंकि अभी गंदम काश्त होनी है, फिर उसके बाद आएगी अप्रैल में जाके, मई में जाके, तो उतनी देर तक जो है वो आटा समझ लें कि हर वीक 2-4 रुपये बढ़ता जाएगा, और तब तक तो शायद जो है वो 130-40 रुपये तक चला जाए। और अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो फिर हमारे जो रुपये पर मज़ीद प्रेशर आएगा। तो ये सूरत हाल बनी हुई है कि जिसमें फिर सबसे अहम बात अगर हुकूमत की करें तो अभी तुले हुए हैं कि पंजाब हुकूमत हमने तब्दील करनी है, और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया। किसी भी वक्त परवेज़ इलाही के खिलाफ जो है वो अदम इत्मीनान आ सकती है। मरकज़ की हुकूमत 2 वोटों पे खड़ी है, इलेक्शन जो है वो यहाँ पर मुलतवी किए जा चुके हैं। तो ये सूरत हाल सारी। ये बड़ी अफसोस की बात है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करना चाहते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल टर्मोइल और पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। वकास, आपके ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्यों शिफ्ट नहीं हो सकी और क्यों सारा फोकस स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लाया गया, जबकि इनफैक्ट यही दावा किया गया है, अगर आप पिछले महीने में देखें और इलेक्शंस कैंसिल करने के पीछे भी यही कहा गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन में भी नज़र आ रहा है? फातिमा, बहुत शुक्रिया। इम्प्लीमेंटेशन में जैसे अभी अब्दुर्रहमान ने भी कहा कि इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ जो है ज़रूरी बहुत है इस वक्त कि फौरी तौर पे कुछ फैसले लिए जाएं अपने शहरों को, अपने शहरियों को बचाए रखने के लिए और आबाद रखने के लिए। लेकिन चूंकि फौरी तौर पे कोई इनिशिएटिव लिए नहीं जा रहे, फैसले किए नहीं जा रहे, और सिनेरियो जो है वो 2 डिफरेंट तरह के माइंड सेट के दरमियान जो है वो घूम रहा है। मतलब पब्लिक के सर पे ये साथ साथ एक बात है कि जी हमने सैलाब ज़दा भाइयों की और उन फैमिलीज़ की मदद करनी है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, दोबारा से उनको लाइफ की तरफ वापस लेके आना है, चूँकि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। जबकि दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल सिनेरियो है
उसमें सूरत हाल ये है कि खींचातानी का सिलसिला जो है, जो मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2 साल से जारी है कि किसकी हुकूमत गिराई जाए, किसको लाया जाए। इस वक्त हालांकि वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए थी। अगर आपने पाकिस्तान को, अपने शहरियों का सर्वाइवल जो है उसको यकीनी बनाना है, तो फिर आपको कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर निकल के आम आदमी के लिए सोचना होगा। एंड आम आदमी के मसाइल पर फोकस होना चाहिए था। विकास, अगर हम फैसलाबाद शहर की ही बात कर लें, तो मूनसून के दौरान हमने देखा कि रिपीटेडली पानी इकट्ठा होता हुआ नजर आया। एंड अगेन अपने इश्यूज डिस्कस करते हुए आपको अजीब लगता है इस वक्त पर, लेकिन क्या आपको लगता है कि परफॉर्मेंस इस वक्त इस बार बेटर थी, या आपको लगता है कि उसी तरह से थी जिस तरह पिछले कुछ सालों में रही? नहीं फातिमा, मैं इस पे बिल्कुल यही कहूँगा कि परफॉर्मेंस शायद गुज़िश्ता बरसों की निस्बत भी कुछ लो थी। कुछ लो थी। उसकी बेसिक वजह यह है कि जो तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक होते हैं, उनके अंदर ये कहा जाता है कि कोई भी मसला है उस मसले का हल निकाला जाए। हमारे यहाँ मसाइल का हल निकालने के बजाय उन मसाइल को एक नया नाम दे दिया जाता है। मतलब अगर फैसलाबाद की, जैसे आपने पानी की बात की कि पानी बारिशों के बाद जो है मानसून के मौसम में बहुत सी जगहों पे हमें खड़ा दिखाई दिया, तो बजाय इसके कि हम उस पानी की निकासी मुमकिन बनाएं, हम उस एरिया को पाउंडिंग एरिया डिक्लेयर करते हैं और किसी भी मीटिंग में बैठे बड़े आराम से तमाम अफसरान कह देते हैं कि जी ये हमारा पाउंडिंग एरिया है। एक्चुअली मैं ये समझता हूं कि अगर आप पाउंडिंग एरिया डिक्लेयर करने से पहले वहां पे मसाइल का हल डिक्लेयर करें कि इन तमाम मसाइल से इस तरह से निकला जा सकता है। खासकर फैसलाबाद शहर में बदकिस्मती है इस शहर की कि वासा के पास आज तक कोई रेगुलर एमडी नहीं आया, आज तक कोई रेगुलर डायरेक्टर नहीं आया। तमाम दूसरे अदारों से डेपुटेशन पे आने वाले 6 माह साल के लिए आने वाले अफसरान जो हैं वो वासा में तैनात किए जाते हैं, और जब तक उन्हें वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी यानी वासा की समझ आना शुरू होती है तब तक उनका तबादला जो है वो वापस अपने महकमे में हो जाता है। तो ये एक बड़ी वजह है कि फैसलाबाद में वासा के हवाले से जो इश्यूज हैं, इसमें आप सीवरेज के इशू ले लें, इसमें साफ पानी की फराहमी के इशू ले लें, ये नामुमकिन दिखाई देता है कि ये तमाम मसाइल जो हैं इनको कुछ वक्त में या आने वाले चंद सालों में हल किया जा सके। जब भी आप डिस्कशन करते हैं उस पर बात यही होती है, सरकारी अफसरान की जानिब से यही कहा जाता है कि कोशिश की जा रही है। लाइक फैसलाबाद का सबसे अहम एरिया है इकबाल स्टेडियम, तो अभी भी यानी 2022 के अंदर भी इकबाल स्टेडियम में अगर 70 मिलीमीटर बारिश होती है तो 18 से 19 घंटे तक इकबाल स्टेडियम के जो एतराफ़ी इलाके हैं वो पानी में डूबे रहते हैं। वहाँ से गुजरना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। लोग जो वहाँ के रिहायशी हैं वो अपने घरों में महसूर हो जाते हैं उन 18-19 घंटों के लिए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इसको बजाय कि उन पे काम किया जाए, इन मसाइल को हल किया जाए, अब जब भी आप वासा से डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं इकबाल स्टेडियम हमारा पाउंडिंग एरिया है। तो ये तो एक वो जिस तरह गांव देहातों में पुराने ज़माने के अंदर बाकायदा पाउंड्स बनाए जाते थे बारिशी पानी को रोकने के लिए, कवर करने के लिए, तो उस तरह की सूरत हाल जो है वो फैसलाबाद में दिखाई दे रही है। और जिस तरह आपने पहले बात की कि मसाइल के हल की तरफ हमारी तवज्जो कम है, दीगर इशूज़ जो हैं उनको हमने फोकस कर रखा है जो कि इंतहाई गैर ज़रूरी हैं मौजूदा वक्त के अंदर। जब आपने शहरियों को रिलीफ देना हो, जब आपने अपने शहरियों को मदद फराहम करनी हो, उनकी ज़िंदगियों पे कुछ आसानियाँ जो हैं वो शामिल करनी हो, तो आपको नॉन सीरियस इशूज़ से निकल के सीरियस इशूज़ की जानिब जो है वो तवज्जो देनी होगी। एक और चीज़ जो कि विकास मैंने नोटिस की कि पार्किंग के जो आप एरियाज हैं स्पेशली वहाँ पर प्राइसेस भी इंक्रीज कर दी गई हैं। तो अगर आप पहले कहीं पर पार्क करने के लिए 30 रुपए दे रहे थे या 20 रुपए दे रहे थे, तो आप वहाँ पर 50 रुपए से ज़ायद आपको पे करना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और क्या ये पैसे कलेक्ट होकर एक्चुअली में गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं? फातिमा, इस हवाले से मैं बताऊं कि जब फैसलाबाद पार्किंग कंपनी यानी एफिस को जो है वो बनाया गया था, तब डिसाइडेड चीज़ें जो थी उनमें एक चीज़ शामिल थी कि पार्किंग कंपनी जितनी अर्निंग करेगी, मतलब लाइक मिसाल के तौर पे अगर पार्किंग कंपनी 1000 रुपया दिन में कमाएगी तो उसमें से 250 रुपये में पार्किंग कंपनी अपने खर्च अखराजात करेगी, जबकि 750 रुपये जो है वो मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को देगी। और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि उन 750 रुपये में शहर के दीगर मकामात पे पार्किंग साइट को डेवलप करना। लेकिन इस सूरत हाल में बताऊं कि जब से फैसलाबाद पार्किंग कंपनी मार्ज वजूद में आई है तब से अब तक मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। इस हवाले से अगर आप बात करें फैसलाबाद पार्किंग कंपनी के अहदेदारान से और एमडी पार्किंग से, तो उनका ये कहना होता है कि जी हम पैसे सिर्फ उसी सूरत देंगे जब मेट्रोपॉलिटन हमें किसी पार्किंग साइट को डेवलप करने के हवाले से कोई प्लान देगी। बिल्कुल। क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो पहले ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले डिस्कशन जारी था और स्पेशली हमारी कोशिश रही फैसलाबाद शहर के डिफरेंट मसाइल की बात करें और डिफरेंट एस्पेक्ट से कवर करने की कोशिश करें सिचुएशन को। ना सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी शहर के मसाइल में, लेकिन उनको सॉल्व ना कर पाना एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और स्पेशली आज अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं तो ना सिर्फ ये इश्यूज एटलीस्ट पिछली डेकेड से तो ज़्यादा ये अरसा हो गया कि एग्जिस्ट करते हैं और ना किसी की अटेंशन है इस तरफ, ना ही उनको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जो मसाइल छोटे छोटे हुआ करते थे और बहुत ही लिमिटेड नंबर्स को इम्पैक्ट करते थे, वो आज इतने बढ़ चुके हैं कि पूरे फैसलाबाद को इम्पैक्ट करना शुरू हो गया है। अगर आप फैसलाबाद शहर में रहते हैं तो आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा कि किस तरह से चाहे वो पार्किंग के मसाइल हों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हों, वो आपको और आपकी लाइफ को, डेली लाइफ को ना सिर्फ मुश्किल बनाते हैं बट ऑल्सो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करते हुए नजर आते हैं। और चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हो, ये इश्यूज इस तरह के हैं कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रक्ट जरूर कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए अब्दुल रहमान, जब हम फैसलाबाद शहर को देखते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं डिफरेंट, जिस तरह से हम बात कर रहे थे पानी के हवाले से और किस तरह से उसको मैनेज ही नहीं किया जा रहा इतने अरसे, आपको लगता है कि फैसलाबाद शहर में बल्दियात का एक्टिव ना हो पाना, फंक्शनल ना हो पाना कंप्लीटली, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा है? फातिमा, देखिए, जब सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट फैसलाबाद में हुई तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हम मुशर्रफ दौर में देख लें कि सीएम मौजूद थे, डीसी लगाए जाते थे, वो कम से कम 2-3 साल निकालते थे। फिर नून लीग का दौर आया, वहाँ पर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही है, बल्दियाती इदारे भी उन्होंने एक्टिव किए हैं लेकिन काफ़ी लेट। लेकिन बहरहाल डिप्टी कमिश्नर 2-3 साल निकालते थे तो वो बड़े जिम्मेदार होते थे, काम करवाते थे। अभी यहाँ पर 2018 से एक नई रवायत का सामना करना पड़ा है कि जब भी कोई डीसी लगता है वो 2-4 महीने बाद बदल जाता है, सेक्रेटरी लगता है 2-4 महीने बाद बदल जाता है। एक टाइम पे तो ये अफवाह मशहूर थी कि इस्लामाबाद से इमरान खान जब भी लाहौर में आते हैं तो हर सेक्रेटरी को चेंज करके चले जाते हैं। उनको पता होता था कि ये 3 से 4 महीने का काम है, बस। अच्छा, इसके पीछे कोई खास रीजन अब्दुल रहमान जो बार बार हमें ऑफिशियल्स बदलते हुए नजर आते हैं? डेफिनेटली 2 से 3 महीने तो आपको एडजस्ट होने में लग जाते हैं किसी भी नए रोल, किसी भी नई पोजीशन को लेकर। क्या एक्सपेक्टेशन ज्यादा है गवर्नमेंट की, और जब वो देखते हैं कि रिजल्ट्स उस तरह से नहीं है, आउटकम उस तरह से नहीं है, तो तब्दील कर देते हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है लोगों को, नॉन एक्सपीरियंस लोग थे, जिसमें एफबीआर के चेयरमैन बदले गए, सेक्रेटरी खजाना, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, हर बंदे को बदला गया। ये 2018 से 2022 के 4 साल में जो है वो बड़ी तेजी से चेंज आते थे, हर 3 महीने बाद बंदा बदल चुका होता था। कोई आईजी 5 के करीब बदले गए 4 सालों में, चीफ सेक्रेटरी 6-7 बार बदला गया। तो ये जब आए हैं दोबारा हुकूमत में पीटीआई आई है, फिर वैसे ही कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी मज़ाक़ा खेज़ होती है कि जिसमें ऑफिसर को 2 से 3 साल नहीं मिलते काम करने के लिए। वो ये करता है कि फिर वो रूटीन के बस काम करता है कि डे टू डे मैटर क्लियर होते रहें, बाकी चीज़ें बाद में जाएं, क्योंकि वो लंबी उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है, पॉलिसीज चाहिए होती हैं। जब उसको पता हो कि वो 2-3 साल के लिए आया तो वो रिस्क भी लेता है, काफ़ी डेवलपमेंट के फंड्स भी मांगता है। पार्किंग प्लाजा फैसलाबाद में बड़े अरसे से ज़ेर इल्तवा का शिकार है, तो वो यही वजूहत हैं कि कोई भी बंदा टिक नहीं पा रहा है। इधर के जो इतने बड़े जो है वो वहाँ पर फंड्स लगाएगा, दीगर मनसूबे डेवलपमेंट्स के भी इसी तरह से वो बदहाली का शिकार रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है कि जब बंदे को एक्सपीरियंस ना हो तो फिर इस तरह के जो मसाइल सामने आते हैं, फिर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो इसकी एक सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आता है कि जिसमें लोगों को ये मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोकल बॉडीज़ की आपने बात की, तो 2018 के बाद लोकल बॉडीज़ को गैर फाल किया गया, फिर अदालती आर्डर्स पर बहाल किया गया, फिर उन्हें ख़त्म किया गया। कभी यूनियन कौंसिल की जगह यहाँ पर फील्ड ऑफिसर्स बना दिए गए, 4-4 यूसीज को इकट्ठा जोड़ दिया गया, वो लोग दूर दराज से आने लगे, फिर उनको वापस चेयरमैनों के डेरों पर। अब चेयरमैन ख़त्म हो गया तो वो प्राइवेट जगह उनके लिए ढूंढते हैं, आधी जगह सरकारी मौजूद है, आधी जो है वो रेंट पे चढ़ाई हुई है। तो ये कई तरह के मसाइल हैं कि जिन पर आवाम को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, अवाम के लिए सबसे ज़्यादा जो मसले होते हैं वो पुलिस कचहरी के मुतल्लिक, एजुकेशन के, ये लोकल बॉडीज़ के मुतल्लिक होते हैं। बाकी बड़े जो एफबीआर के या दूसरे तीसरे, वो तो बहुत कम लोगों को जाना पड़ता है। ये छोटे छोटे मसले लोगों की, इसमें लोगों को उलझा दिया गया है कि कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, और अचानक से वो सब कुछ बदल के कोई नई लाइन दे दी जाती है। उसमें बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है कि कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जब नहीं होती तो उसमें जो है वो फंड्स भी ज़ाया होते हैं, आपके जो एम्प्लाई रखे गए हैं वो भी ज़ाया होते हैं। तो ये एक तरह से फिर जब आप नई पॉलिसी बनाते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, तो पुराने के लोग हैं उनकी खपत कहीं पर नहीं हो पाती, वो पैसा सारा का सारा ज़ाया हो जाता है।
तो ये बड़े मसाइल का सामना इन दिनों में करना पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई पता नहीं चल रहा पॉलिसी कितनी देर तक चलेगी। अब किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पर कब ये हुकूमत चेंज हो जाएगी और हमजा शहबाज शायद दोबारा वज़ीर आला बन जाए। तो अब देखिए, जब आपको ये नहीं अंदाज़ा होगा तो फिर कौन रिस्क लेकर बड़ा काम करेगा ना। अब यहाँ पर जो डीसी होगा या आरपीओ सीपीओ या इस तरह के बड़े जो ऑफिशियल्स होंगे वो नून लीग को तो नहीं नाराज़ करने की पोजीशन में होंगे ना। आप देखें, पूरे शहर को इस तरह नहीं चला सकते होते कि आपने सभी को राज़ी रखना है, फिर कुछ नहीं हो पाता ना। फिर ऐसे ही चलता है, डे टू डे मैटर क्लियर होते जाते हैं। जब आपको पता हो, डायरेक्शन हो कि इस तरह से चीज़ें चलनी हैं, ये लोग हैं, इनके साथ मिलकर आपने डेवलपमेंट करवानी है, इनके साथ मिलकर मसाइल हल करवाने हैं। अब वासा के मसले बहुत ज़्यादा इस शहर में, लोग चीख रहे हैं, वापडा के मसले इस शहर में बहुत है, लोग चीख रहे हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल पर जो ऊपर बैठे हुए लोग वो सिर्फ अपनी हुकूमतें बचाने के लिए लगे हुए हैं। देखिए, एक जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री है जो होनी है, उसको लेकर इतनी ज़्यादा बहस लगी हुई है कि वो 1/3 लोग जो सैलाब से मुतासर हैं वो लोग नज़रअंदाज हो रहे हैं। सारी सियासत ही हमारी जो है वो उन कामों में लगी हुई है जिनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वकास, आपके ख्याल में आज जो सिचुएशन है स्पेशली पॉलिटिकली, उसका क्या इम्पैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है ऑन द ग्राउंड लेवल? वो चाहे हम वासा की बात करें, चाहे हम डिफरेंट और डिपार्टमेंट्स की बात करें, चाहे वो हम पार्क्स के हवाले से, फैसलाबाद शहर की ओवरऑल सफाई के हवाले से जो इश्यूज मौजूद हैं। अच्छा फातिमा, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जब भी कोई नया, जिस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाती है, कोई नया वज़ीर आला आया है तो डेफिनेटली वो पूरे सूबे के अंदर अपनी टीम जो है उसको इम्पोज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, इस तमाम सूरत हाल में हुआ ये कि फैसलाबाद में तमाम तर इदारे, खा वो वासा हो, PHA हो, FDA हो, इन तमाम अदारों के अंदर जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थी, जो चेयरमैन लगाए गए थे, उनको हटाया गया। नून लीग की गवर्नमेंट आई, नून लीग की गवर्नमेंट में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो तैनात नहीं किए जा सके। PTI की गवर्नमेंट दोबारा वापस आ गई। अब दोबारा सूरत हाल जो है वो इस तरह की सिनेरियो जो है वो सामने आ रहा है कि शायद फिर से नून लीग का गलबा जो है वो होगा। इस तमाम सूरत हाल के अंदर सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताऊं कि FDA ने एक मास्टर प्लान तैयार किया था फैसलाबाद शहर का, जिसके तहत फैसलाबाद में इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाना था कि कहाँ कितने नए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, सड़कें, रोड्स, आबादी जो है वो तामीर की जानी है। अब बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ना होने की बायस 20 साल मास्टर प्लान के पहले 5 साल सिर्फ इस चीज़ को सोचने में गुजर गए कि मास्टर प्लान होगा क्या। मतलब 20 साल मास्टर प्लान तैयार होना था और 5 साल उसके गुजर चुके, अभी मास्टर प्लान जो है वही तैयार नहीं हुआ। कब तैयार होगा, कब इम्प्लीमेंटेशन होगी, शहरियों तक जो है वो रिलीफ पहुंचेगा, फ़ायदा पहुंचेगा, ये सूरत हाल है। इसी तरह वासा की सूरत हाल है। इसी तरह अगर हम बात करें PHA की सूरत हाल है कि पार्क्स नज़रअंदाज हो रहे हैं, सीवरेज के मसाइल जो हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। इसी तरह जितना सिलसिला चल रहा है वो खासा मुश्किल में आ रहा है कि किस तरह से शहरी जो है उन तक रिलीफ पहुंचे। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक कि जब भी गवर्नमेंट में कोई चेंजेस आपको नजर आते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड लेवल भी आपको नजर आ रहा होता है। अगर आप एक्चुअली में चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें, जिस तरह से फैसलाबाद शहर के हवाले से फंडिंग का एक बहुत मेजर इशू रहा है। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग अलॉट नहीं की जाएगी, जब तक प्रॉपर लोकल बॉडीज मौजूद नहीं होंगी जो उनको सही तरह से एलोकेट कर पाएँ, डिवाइड कर पाएँ, प्रायोरिटाइज कर पाएँ फैसलाबाद शहर के इश्यूज़ को, तब तक किस तरह से हम इन इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएंगे। एंड जहाँ पर एक तरफ अब्दुल रहमान, हम जानते हैं कि फैसलाबाद शहर का इतना मेजर कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल हमारी GDP के अंदर, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इतना बड़ा रोल है। वहीं पर आपको लगता है उसके कंपैरिजन में जितना फंड हमें मिलता है फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के लिए वो काफ़ी होता है? फातिमा, ये आपकी बात बड़ी वैलिड है। नून लीग की हुकूमत में राना सनाउल्लाह खान और उनका जो दड़ा था वो इस शहर को मुन करता रहा, जिस वजह से यहाँ पर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स भी मुकम्मल हुए। बदकिस्मती ये हुई कि उनके बाद किसी ने इस शहर को मुन नहीं किया। अब किसी रोड पर निकल जाएं, पैच वर्क का काम होगा, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी आपको, ट्रैफिक सिग्नल्स जो है वो आपको ख़राब मिलेंगे, स्ट्रीट लाइट्स ख़राब मिलेंगी। देखिए, ये वो काम है जो कि बिल्कुल मामूली नौयत के है। कॉरपोरेशन के पास फंड्स होते हैं, वो पैच वर्क भी लगाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स भी दुरुस्त कर देता है, जहाँ पर मेंटेनेंस होने वाली है वो कर देता है। अगर नहीं लगने हैं फिर वो एक अलग बात है, लेकिन जो ख़राब है उनके सही होने पर कोई पैसे नहीं लगते। स्ट्रीट लाइट्स, इनके पास बंदे मौजूद है जो उसकी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग करते हैं और उसके लिए बाकायदा फंड्स भी मौजूद होते हैं। यानी कि ये वो काम होते हैं पब्लिक की। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, इनकी जो खराबी है, ये वो काम है कि अगर यही चलते रहें तो लोगों के काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएं। लेकिन मसला ये बनता है कि जब इस शहर को कोई भी ओन नहीं करता, अपनी वजारतों की लड़ाई सारे लड़ते हैं, अपनी ग्रुपिंग है इनकी,
जिनके ज़रिए ये काम करते हैं, तो फिर ये मसाइल जन्म लेते हैं कि यहाँ पर कोई शहर को ओन नहीं करता, और जो ऊपर CM लगाए जाते हैं वो बड़े शहरों के होते हैं। जैसे उस्मान बुज़दार अब लगाए गए, उन्होंने सिर्फ अपनी तहसील में, अपने ज़िले में फोकस किया। परवेज़ इलाही को लगाया गया तो वो भी अपने वहाँ पर गुजरात साइड को फोकस कर रहे हैं, उसको डिवीज़न बना रहे हैं। तो वो ये बड़ा यहाँ पर हमारे मसला है कि विजनरी लोग जो है वो कम होते हैं, सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उससे आगे जो है वो देखने की ना उनके पास एबिलिटी होती है, ना बात होती है। अब इमरान खान के लिए देखिए कोई मसला नहीं है, वो वाइज हैं, लेकिन अब उनकी जो टीम होती है उनके लिए बड़ा मसला है कि वो सिर्फ अपने शहरों से नहीं निकल पाते। फिर यहाँ पर हुकूमत के हवाले से जो उनकी इस्लामाबाद से चाह रहे होते हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी है या जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनकी बात माने और PTI के लोग भी आए। अब यहाँ पर क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत बनी हुई है, तो अब जो काफ लीग के लोग वो नाराज़ बैठे हुए हैं कि उन्हें वजारत कोई नहीं मिली, वो सारी वजारतें PTI को मिल गई हैं, काफ लीग के हिस्से में सिर्फ वजारत आला आई है। इस वजह से मसले जन्म ले रहे हैं। तो जब थोड़ी सीटों से जब हुक्मरान जीते होते हैं तो उनके लिए अपनी सीट बचाना, कुर्सी बचाना सबसे मुश्किल हुआ पड़ा होता है। वो उसको बचाने के लिए कोशिश करते हैं। फैसलाबाद में यहाँ पर अपने सफाई के हवाले से निशानदेही की तो बड़ी बुरी सूरत हाल है। कोई भी नई जो प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी, मशीनरी की ज़रूरत है, एम्प्लॉज़ की ज़रूरत है, वो नहीं रखे जा सके। FWMC के मुलाजमीन हर 3 माह बाद एहतजाज करते हैं, जब भी उन्हें फंड्स मिलना होता है तो वो 1 महीना लेट होता है, उनको एहतजाज करते हैं, सफाई बंद कर देते हैं, फिर जाके उनकी तनख्वाह रिलीज़ होती है। लोकल गवर्नमेंट के लोग एहतजाज कर रहे हैं कि सभी महकमों को जो अलाउंसेस दिए जाते हैं 15% अलाउंस लग के आ रहे हैं, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के लोगों को नहीं लग के आ रहे। इसी तरह से दूसरे महकमे हैं यहाँ पर, अब एग्रीकल्चर के हवाले से लोग एहतजाज कर रहे होते हैं कि उनको प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। यानी कि अब तमाम महकमे जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी न किसी सतह पर एहतजाज हो रहा है कि उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं, तो हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं दिए जा रहे, तनख्वाहें नहीं दी जा रही। बाकी जो डेवलपमेंट के वो तो बहुत ज़्यादा फंड्स होंगे ना, ये जो ज़रूरी नोयत के काम है वो भी नहीं किए जा रहे हैं। विदाउट अ डाउट आपको क्लियरली नज़र के प्रायोरिटीज़ में फैसलाबाद शहर और फैसलाबाद शहर के मसाइल अफसोस के साथ एक्चुअली में अभी शामिल नहीं है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें फैसलाबाद शहर के डिफरेंट इशूज़ के हवाले से, किस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में कहीं पर भी फैसलाबाद शहर शामिल नज़र नहीं आता है। इनफैक्ट जो चेंजेस हमें मार्च के बाद से नज़र आए हैं गवर्नमेंट के अंदर, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, चाहे आप नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली फैसलाबाद शहर की जो डेवलपमेंट है उस पर होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट के ऊपर होता है। एंड ऑफ कोर्स जब इदारे इतनी टर्मोइल से गुजर रहे हों, इतने चेंजेस उनमें आ रहे हों, तो किस तरह से उनकी प्रायोरिटीज सेट हो पाएंगी या किस तरह से फंडिंग के ऊपर काम किया जाएगा। वकास, अगर हम आज फैसलाबाद शहर के डिफरेंट इशूज़ की बात करें, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फंडिंग में हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं और क्या वक्त में आपको लगता है चीज़ें बेहतर होंगी? फातिमा, इस हवाले से मैं बताऊं कि फंडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो फैसलाबाद के पास कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कुछ फंडिंग जो है वो मौजूद रहती है। मसला फंडिंग का जहां आता है तो मैं समझता हूं उससे ज़्यादा एलोकेशन का मसला आता है कि फ़ंड्स कहाँ एलोकेट किए जाएंगे, कहाँ उसकी बुनियादी ज़रूरत है और कहाँ अहमियत जो है वो ज़्यादा है। इस हवाले से मैं बताऊँ कि कुछ 4 दिन पहले जो है DCC की एक मीटिंग हुई, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जिसमें ये बताया गया कि 1 अरब 40 करोड़ रुपए जो हैं वो फैसलाबाद के लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक जो तरक्याती काम हैं उन पर खर्च किए जाएंगे। इस हवाले से मुख्तलिफ MNS MPS से जो है वो 10-10 करोड़ रुपए की अपने अपने हलकों में से जो है वो स्कीम भी तलब की गई हैं, किसकी गलियां बनने वाली रहती हैं, किसके इलाके में कब्रिस्तान की 4 दीवारी रहती है। ये वो तमाम काम हैं जिसके लिए 1 अरब 40 करोड़ जो है वो मुख्तस कर दिए गए, एलोकेट कर दिए गए। हल्का वाइज जो है वो 10-10 करोड़ रुपए। लेकिन मसला ये है कि ये 10-10 करोड़ जो एलोकेट किए गए हैं इसमें फिर वही सियासी जो खींचातानी है वो चीज़ आ जाती है कि 10 करोड़ रुपए की जो स्कीम मुकामी MPA की जानिब से या MNA की जानिब से दी जाएगी उस पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उसमें प्रायोरिटीज़ जो हैं उनको सामने रखा जाए, ना कि अपने वोटर्स को या फिर अपने ख़ास लोगों को जो है वो उसमें नवाजा जाए। जिस तरह अगर हम पहले बात कर रहे थे इकबाल स्टेडियम की सराउंडिंग की, तो ये MPA शकील शाहिद का हल्का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली है। अगर वो अपने हल्के को मिलने वाले इस 10 करोड़ रुपए में सबसे पहले अपने हल्के का ये अहम मसला देखें तो मेरा ख्याल है इस तरह हम फैसलाबाद के बहुत से अहम मसाइल जो हैं उनको हल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अरसा से
एक गंभीर मसले की सूरत में जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम MNA फैजुल्लाह कमोका के हल्के की बात करें तो वहाँ हमें शमसाबाद जो है वो सालों से जो है पानी के अंदर डूबा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल खामोशी से वासा हुकाम की जानिब से ये कह दिया जाता है कि जी इलाका जो है वो नीचा है, इसकी ज़मीन दूसरे हिस्सों से जो है वो डाउन है, जिसकी वजह से यहाँ से पानी का अखराज जो है वो नहीं हो पा रहा। इसी तरह अगर हम बात कर लें जड़ावाला रोड की, तो जड़ावाला रोड का इलाका इस्लामपुरा है, जहाँ सीवरेज के मसाइल जो हैं वो इस कदर हैं कि लोगों को अपने जनाजे तक जो है वो सीवरेज ज़दा गलियों से सीवरेज के पानी में से गुजारने पड़ते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जिन पर अगर प्रायोरिटाइज कर लिया जाए तो यही फंड जो इस बार फैसलाबाद के 14 हलकों के लिए सूबाई और कौमी असम्बली के हल्के मिला के 1 अरब 40 करोड़ के फंड दिए गए हैं, तो इसमें बहुत से मसाइल जो है वो हल किए जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ सामने है कि इन फंड्स में होगा क्या, इन फंड्स में होगा मुख्तलिफ इलाकों की कब्रिस्तानों की 4 दीवारियाँ जो हैं वो होंगी, कहीं कुछ गलियाँ जो हैं वो होंगी। इस हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल एक बात है कि कुछ फुटेज किसी दोस्त ने हमें शेयर किए थे कि डिस्कोट के अंदर जो है वो सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है। डिस्कोट जो है वो MPA मलिक उमर फारूक का हल्का है, तो वहाँ पे जो सीवरेज लाइन बिछाई जा रही है उसमें तमाम तरह सीवर पाइप जो है वो टूटे हुए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोई एक पाइप भी जो है वहाँ पे मुकम्मल तौर पे सही पाइप इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। होगा क्या कि आने वाले कुछ वक्त में जैसे ही वो सीवर लाइन जो है वो पानी के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी तो वो लीकेज के बायस फिर मसाइल जो है वो गंभीर हो जाएंगे। तो क्यों ना पहले ही उन मसलों की निशानदही करते, जैसे ही उन मसले का पता चले उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। ये पॉइंट जो हैं ये हमारे यहाँ एक्चुअली नहीं हो रहे हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट जो सबसे अहम है हमारे यहाँ सीवरेज के मसाइल का, कि वासा के पास मौजूदा वक्त में जैसे अब्दुर्रहमान ने बताया कि 8 मिलियन से ज़ायद आबादी जो है वो हो चुकी फैसलाबाद की, तो यहाँ तमाम सीवरेज मसाइल के हल के लिए सिर्फ 700 सीवरमैन मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से रिटायर हो चुके, बहुत से जो है वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन सीवरमैनों की नई भर्ती ही नहीं की जा सकी। अब जब नई भर्ती नहीं होगी सीवरमैनों की, पहले से मौजूद इंतहाई कम तादाद में सीवरमैन जो है वो पूरे शहर का सीवरेज संभालने के लिए जो है वो कोशिश भी करते रहे तो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई गेम प्लान हमारे पास मौजूद नहीं होगा तो आगे चलते हुए हालात तब्दील होते हुए भी नजर नहीं आएंगे। अब्दुर्रहमान क्या एडवाइस देंगे फैसलाबाद के, चाहे हम बात करते हैं इस वक्त जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको क्या एडवाइस देंगे, या फिर हमारी नेशनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या एडवाइस देंगे? फातिमा देखिए 2019 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया गया था जो कि अभी भी लागू है, जिसके मुताबिक जो मेयर के इलेक्शन जो है वो बराह रास्त होंगे, ज़िला कौंसिल के इलेक्शन बराह रास्त होंगे। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और तमाम फंड्स इनके ज़रिए लगेंगे। अगर ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, अभी PTI की पंजाब में हुकूमत है, तो यकीन माने ये इन्हें जनरल इलेक्शन में भी फ़ायदा देगा और यहाँ पर आवाम के लिए भी बड़ा फ़ायदा होगा ग्रास रूट लेवल का, कि आवाम जो है वो अपना जो है मेयर भी चुनाव करेंगे और उसके अलावा जो उसके काम होंगे पूरे फैसलाबाद के वो तकरीबन CM के बराबर होगा इस ज़िले के लिए। तो वहाँ पर उसके लिए पहुँचना आसान होगा मेयर के घर। अभी तो यहाँ पर CM के पास पहुँचना तो इम्पॉसिबल होता है ना, मेयर के पास पहुँचना बड़ा आसान होगा। उसके ग्रास रूट लेवल के मसाइल हल होंगे, बुनियादी तौर पर डेवलपमेंट के अगर काम हल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। देखिए ये जो MP MNA ये लेजिस्लेटर होते हैं, इनका काम कानून साजी करना है, गटरों के ढक्कन लगाना नहीं है। अब मसला ये है कि यहाँ पर हमारे जो अपोजिशन लीडर है मरकज़ के, वो भी गटरों के ढक्कन लगा रहे होते हैं। ये एक बड़ा लेवल है इनका जो है वो असल में और होता है, और ये MP MNA मुंतखब हो चुके होते हैं। इन्हें चाहिए कि ये नाज़िम UC चेयरमैन मेयर वगैरह के इलेक्शन लड़ें, जिसके ये काबिल होते हैं वो काम करें। कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में सिर्फ लेजिस्लेशन करने वाले लेजिस्लेटर जाएं जो कि उनका होता है। अगर ये हो जाता है बराह रास्त वाला निज़ाम इम्प्लीमेंट हो जाता है, इमरान खान अगर ज़ाती दिलचस्पी लेकर कर देते हैं, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है कि जिसमें ये सारे लोग जो डेवलपमेंट के कामों में दिलचस्पी लेते हैं, इनकी खपत सारी की सारी जो है वो ज़िला बॉडीज़ हैं उनमें हो जाएगी। फिर इसके अलावा इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अभी यहाँ पर तमाम जितने भी DC के काम करने वाले होते हैं वो उससे ज़्यादा जो वो काम कर रहे होते हैं जो लोकल बॉडीज़ के हैं। देखिए उनके पास जो है वो लोकल बॉडीज़ के इख्तियारात इसलिए उन्हें दिए गए होते हैं कि लोकल बॉडीज़ मौजूद नहीं है, और उसी की बिना पर वो पूरे शहर की जो है वो हुक्मरानी किए जा रहे होते हैं। एक्चुअल में उनका काम रेवेन्यू को इन्हांस करना है, रेवेन्यू को देखना है, और उसके अलावा जितनी कोई भी कमेटी अगर फाल नहीं है, कोई भी कमेटी मौजूद नहीं है गवर्नेंस बॉडी, तो उसके वो चेयरमैन होते हैं। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए तमाम के तमाम पावर्स अपने पास रख कर काम चला रहे होते हैं,
और यही ब्यूरोक्रेसी की असल ताकत है। इससे भी थोड़ा जो है वो कमी आएगी, पीछे हटेंगे, और जो लोकल बॉडीज़ के लोग हैं जो आवाम में से निकलेंगे वो आगे आएंगे, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों की पहुंच होगी, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना आसान हो जाएगा, और उनके लिए जो रेवेन्यू इन्हांस करना वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका जो है वो दो तरफा फ़ायदा होगा। अच्छा, कल हमारे शो में एक गेस्ट आए हुए थे जो कि बात कर रहे थे इस हवाले से कि किस तरह से अगर फैसलाबाद शहर के कुछ मेन बिजनेसमैन को बिठा लिया जाए या एसोसिएशंस को इनफैक्ट बिठा लिया जाए तो आधे से ज़्यादा मसाइल ना सिर्फ फैसलाबाद शहर के बल्कि पंजाब के ओवरऑल हल किए जा सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डू फील लाइक कि बिजनेसमैन बहुत ही पैट्रियोटिक होते हैं। और मसला ये है कि ये सारे के सारे टैक्स चोर हैं, बिजनेसमैन जितने के जितने हैं, इनको जितने भी बाहर से अगर कोई फंड्स मुलाजमीन के लिए भी मिलते हैं तो वो भी ये खा जाते हैं। गैस चोरी ये लोग करते हैं। ये करते क्या है कि यहाँ पर ये जो टेक्सटाइल वाले स्पेशली, ये तो अलहदा से ये रियासत के दामाद बने हुए हैं ना, तमाम किस्म के रिफंड्स इन्हें मिल रहे हैं, बिजली इन्हें सस्ती चाहिए होती है, और उसके बदले ये 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स मंगवाकर 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ करते हैं। ये तमाम रिलीफ अगर ये छोटे लोगों को दे दिए जाएं, पावर लूम्स को दे दिए जाएं, या छोटी इंडस्ट्री जो है स्मॉल इंडस्ट्री, वो इनसे ज्यादा आउटपुट दिखा सकते हैं। लेकिन अब्दुल रहमान, आप अग्री नहीं करेंगे इस बात से कि डेफिनेटली ये लोग जिनको आप मुहिब वतन कह रही हैं, ये सारा प्रॉफिट जब इन्हें स्टेट देती है कि ये इन्होंने एक्सपोर्ट किया तो ये सारा प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। अब हर जितने भी मिल ओनर्स हैं उन्होंने अपनी ये कॉलोनीज बनाई होती हैं, इन पर सबसे पहले पाबंदी लगनी चाहिए कि ये जो भी प्रॉफिट इन्हें आएगा, रिफंड्स आएंगे, ये प्रॉपर्टी में गोल्ड में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। फिर तो इनका पता चलेगा। ये तो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, सिर्फ इन्हें मुनाफा चाहिए होता है जिस भी तरीके से आए। गवर्नमेंट से अपने रिफंड लेके अपने जो एक्सपोर्ट का फायदा उठा के सस्ते दामों तमाम चीजें लेकर उसके बाद जो है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कहीं ना कहीं शायद आप, मैं बिल्कुल कहूंगी कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं और आपका ज़्यादा इंटरेक्शन है और इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली शायद हम सबको एक दफ़ा अपने ऊपर भी नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे गलत करें, हम कहाँ पे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। जब एक चीज़ एक तरीका बन जाता है तो उसको दोबारा सिस्टम से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। विकास, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कहाँ पर फैसलाबाद शहर में जो मसाइल हैं, क्या हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, एसएमई सेक्टर है? बिल्कुल फातिमा, इसमें मैं ये कहूँगा कि जिस तरह अब्दुल रहमान ने बात की, और ये वाकई ही एक कड़वी बात है, एक कड़वा सच है कि हम खुद ही ऑन नहीं करना चाह रहे अपने ही शहरों को। तो मैं एक मीटिंग का अहवाल आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पे कि 8 बाज़ारों के जो अंजुमन ताजरान हैं उनके नुमाइंदगान जो है एक मीटिंग में बैठे थे कि 8 बाज़ारों के मसाइल जो है वो हल किए जाएँ। अब जब मसाइल के हल की निशानदही की बात आई तो एक सरकारी अफसर ने कहा जी कि हम एक बाज़ार को पहले मॉडल के तौर पर लेते हैं और उस बाज़ार के तमाम मसाइल जो है हल करते हैं। सबसे पहले नाम लिया गया कचहरी बाज़ार का। तो कचहरी बाज़ार के जो सदर हैं अंजुमन ताजरान के, उन्होंने फौरी तौर पे बड़े रिएक्शन के साथ कहा कि ऐसा क्यों कि सिर्फ फैसलाबाद कचहरी बाज़ार, पहले आप किसी और बाज़ार को मॉडल बाज़ार बनाएं। मतलब हर बाज़ार का ताजर जो है वो ये सोच रहा है कि पहले दूसरे बाज़ार के अंदर जो मौजूद पथारे हैं, जो मौजूद तजावज़ात हैं, वो हटाई जाएँ, इसके बाद हम तक पहुँचा जाए। तो यही चक्कर है कि तमाम ताजर जो हैं वो दूसरे की तरफ उंगली करते हैं, अपने घर का दरवाज़ा, अपना घर जो है उसको दुरुस्त नहीं करना चाहते। यहाँ पे अगर ताजर कम्युनिटी की बात कर ली जाए तो दावों के अंदर जो है वो बहुत बार कहा गया, ताजर बरादरी की जानिब से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से बड़ी बड़ी ऑफर्स की गई, लेकिन उन ऑफर्स के पीछे कुछ ऐसे मकासद होते हैं जो ज़िला इंतज़ामिया के लिए मानना जो है वो फौरी तौर पर नामुमकिन होता है, और फिर वो तमाम तर दावे जो हैं वो सिर्फ दावों की हद तक रह जाते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ये कहा गया कि पार्किंग प्लाजों की तामीर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो मदद करेगा। अच्छा, उसके पीछे बैकएंड पे क्या है कि पार्किंग प्लाजे का जो निज़ाम है वो किसी एक कम्युनिटी के, किसी एक बरादरी के हैंड ओवर कर दिया जाए। इसी तरह फैसलाबाद शहर के अगर हम सीवरेज के मसाइल देखें तो वासा जो है वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से मुकामी लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाए, फिर बिलिंग जो है वो वसूल की जाए। अपने बिलिंग का सेटअप जो है वो वासा की जानिब से ठीक नहीं किया जाता। अभी भी 25% ऐसे एरियाज़ हैं जहां वासा के कनेक्शंस मौजूद हैं लेकिन वासा का बिल ही नहीं पहुंचता। तो जब बिल नहीं पहुंचेगा तो शहरी उस बिल को अदा नहीं करेगा। अब वासा बजाय इसके कि वहां बिल पहुंचाए, अपनी तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं वो शहरियों तक पहुंचाए और बिल उनके घर पर दे, जिस तरह फैसको का बिल दिया जाता है ताकि शहरी जो है उस बिल को अदा कर सकें। तो वासा जो है वो दिखाई देता है कि जी परेशान है, आवाम बिल अदा नहीं कर रही।
बिल नहीं पहुंचाया जा रहा, बिल पहुंचाने का निज़ाम जो है उसको बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हम एफडीए की बात कर लें तो एफडीए जो है वो बहुत सी हाउसिंग कॉलोनियाँ जो हैं उनको गैर कानूनी करार देते हुए उनको मस्मार करता है, लेकिन दोबारा से चंद दिनों बाद उसी जगह पे वही कॉलोनी जो है वो फिर से तामीर हो रही होती है। अब वो कहाँ कितनी देर में कौन सी ऐसी मतलब गिदड़ सिंगी है किसी हाउसिंग कॉलोनी के मालिक के पास कि एक दिन उसकी कॉलोनी गैर कानूनी करार दी जाती है और अगले दिन वही कानूनी होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें म्यूनसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, तो एक दिन जो है सुबह के वक्त में एक दुकान सील की जाती है कि ये दुकान जो है इसका नक्शा मंजूर नहीं, इसका जो है वो बिल्डिंग ठीक नहीं, इसकी एनओसीज जो है वो नहीं इसके पास, और वही बिल्डिंग शाम में दोबारा से होती है। मतलब ये वो मसाइल हैं जिनको ग्रास रूट लेवल पे जाके देखना होगा, इन मसाइल को हल करना होगा कि वासा का बिल हर शहरी को अदा करना होगा। अगर इस शहर की तरक्की चाहिए आपको एफडीए की तमाम तर शराइत पूरी करके फिर हाउसिंग कॉलोनी बनानी होगी। अपने ताल्लुक के इस्तेमाल करने से तो हर पॉलिटिकल लीडर जो है, हर मिल ऑनर जो है, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाउसिंग कॉलोनी बना के बैठा हुआ है। इसमें हमारी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आई थिंक जब तक हम खुद ओन नहीं करते फैसलाबाद को तो दूसरों से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उन लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे जो एक्चुअली में फैसलाबाद करते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले शायद हमें खुद ओन करने की जरूरत है अपने शहर को, और अपने शहर के फायदे के लिए चीजें करने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज हमारा फर्स्ट हाफ डेफिनेटली पॉलिटिक्स के हवाले से था, किस तरह से फैसलाबाद शहर के डिफरेंट इश्यूज इस वक्त सॉल्व नहीं किए जा रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कम्प्लीटली डिफरेंट नजर आती हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद फैसलाबाद शहर में टैलेंट और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि एवरी नाउ एंड देन हम फैसलाबाद शहर के टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को यहाँ पर इन्वाइट करें, जो कि आपके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, एक मोटिवेशन बन सकते हैं, इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और आज मज़े की बात यह है कि हमारे साथ एक बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत कुछ कर दिखाने वाले शख्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। और कई दफ़ा मैं हमेशा ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि एक्चुअली एज मैटर नहीं करती, आपकी हमेशा अकम्पलिशमेंट्स मैटर करती हैं। किसी भी एज में आप सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए और हमेशा हमें एक दूसरे से सीखते रहना चाहिए, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद अब हम कुछ सीख नहीं सकते। तो आज स्पोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे, और फैसलाबाद शहर बहुत ही टैलेंटेड लोग मौजूद रहे हैं। इवन इन द पास्ट अगर हम देखते हैं तो फैसलाबाद शहर से बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में शामिल हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, फैसलाबाद शहर का नाम रोशन किया ऑन अ ग्लोबल स्टेज। तो जी ऐसे ही दो बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद उज़ैर ज़ुबैर मौजूद हैं, जो कि डिविजनल फैसलाबाद फर्स्ट जूनियर बॉक्सर एंड बेस्ट स्पीडी पंचेस रहे हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में उज़ैर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ शमस अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल चैंपियन है, टाइटल बेल्ट होल्डर भी हैं पाकिस्तान के लिए। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों की मेहनत नज़र आती है, और उज़ैर स्पेशली आप एक इंस्पिरेशन हो हम सब के लिए। इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना अच्छा कर रहे हो, एंड आई कांट इमेजिन कि आगे चलते हुए आप फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें कर दिखाओगे। आपको बॉक्सिंग का शौक कहाँ से हुआ? घर में लड़ाइयाँ करते थे? नहीं, ये शौक ही मेरे पापा ने सिखाया था। पापा ने सिखाया था। पापा बॉक्स करते हैं, तो आपने किस तरह से सीखना स्टार्ट किया घर में? पहले पापा खेलते थे, वो फिर उसके बाद फिर शौक पड़ गया मुझे, वो फिर मैं भी खेलना शुरू हो गया। कैसे ट्रेन करते हो? घर में ट्रेन करते हो, बाहर ट्रेनिंग के लिए कहीं पर जाते हो? कहीं पर जाते हैं। अच्छा, और क्या वहाँ पे ट्रेन करते हो? कैसे ट्रेन करते हो? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग कितने कोई घंटे होते हैं, कोई टाइम देते हो? कितना टाइम देते हो और किस तरह से मैनेज करते हो? पढ़ाई भी होती है, स्कूल भी होता है, कैसे मैनेज करते हो? ज़्यादा नहीं हो जाता? नहीं? अच्छा, शमस आप ज़रूर बताओ आपकी अपनी बॉक्सिंग की जर्नी किस तरह की रही है? आप बेल्ट
होल्डर भी हैं पाकिस्तान के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या महसूस करते हैं इस अचीवमेंट को लेकर? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त मैंने महसूस किया है। सबसे पहले तो मैं अपने वालिदैन और अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूँ। इनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे बैठा हुआ हूँ। और मैंने 2014 से मैंने बॉक्सिंग की स्टार्ट की है। मेरा भाई जो था वो पाकिस्तान आर्मी में होता है, उसने मुझे स्टार्ट करवाई है बॉक्सिंग। और मैंने अब तक मैंने काफ़ी ज़्यादा चैम्पियनशिप खेल ली है। और जो बेसिक मेरे बॉक्सिंग के उस्ताद हैं वो सर ज़ुबैर हैं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज वर्ल्ड चैम्पियन बनाऊँ, बेल्ट होल्डर बनाऊँ। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं आगे आने वाले मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लूँगा। एंड यहाँ पर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आई थिंक हम जो एक इंस्पिरेशन और एक एग्जांपल आप दोनों ने सेट किया है, आई थिंक वो सबसे मज़े की चीज़ है। उज़ैर ये ज़रूर बताएगा मुझे, आपकी जो क्लासमेट्स हैं वो इम्प्रेस होते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छा बॉक्सिंग खेलता है। और बड़े होके क्या बनना चाहते हो? बॉक्सर। बॉक्सर ही बनना चाहते हो? अच्छा, और आपने चैलेंज भी किया है किसी बॉक्सर को? किसको चैलेंज किया है? आमिर खान को। अच्छा, तो आप उनके साथ बॉक्स करना चाहते हो? लगता है उनको हरा सकते हो? जी। क्या कहोगे उनको अभी? मैं आमिर खान को कहूँगा कि स्टेज पर आके मुझसे लड़े। अच्छा, उधर कैमरा में देख के बताओ, आमिर खान को क्या कहना चाहते हो? मैं आमिर खान को कहना चाहता हूँ कि स्टेज पर आके मुझसे लड़े। देखें जी, हौसला सबसे ज़्यादा मैटर करता है, कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप जो वीडियो अभी स्क्रीन पर प्ले हो रही है उसमें भी नज़र आ रहा है कि आप कितने टैलेंटेड हो उज़ैर, एंड आई थिंक दैट्स हाईली इम्प्रेसिव कि इतनी कम उम्र में आप एक्चुअली में सीख रहे हो और अपने जो भी पैशंस हैं उनको परस्यू कर रहे हो। एंड आई थिंक ये छोटी उम्र से ही आप एक स्टेज अपने लिए सेट कर लेते हो। आपके अपने एक्सपीरियंस में किस उम्र से आपने खेलना शुरू किया? मेरी उम्र थी तकरीबन 15 साल उम्र थी मेरी जब मैंने खेलना स्टार्ट किया है। मुझे शुरू से बहुत शौक था बॉक्सिंग का। और वैसे भी मेरा भाई जो था वो वर्ल्ड चैम्पियन रहा है वुशू में। उसी ने फिर पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइनिंग की है, वहीं उसने बॉक्सिंग सीखी है। और फिर उसने जो सीखा था उसने मुझे सिखाया है और मैंने आगे फिर बॉक्सिंग स्टार्ट की। और मुकाबले खेलते खेलते मैं इस मुकाम पे आ गया हूँ। बिल्कुल। और इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उज़ैर, आपने आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गेम में जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। हमारे साथ आज ऑफ कोर्स आपको पता है बॉक्सिंग के हवाले से गेस्ट मौजूद हैं। फैसलाबाद शहर में पोटेंशियल टैलेंट की कोई कमी नहीं रहती कि आप लोगों के सामने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को लेके आए जिन्होंने ना सिर्फ फैसलाबाद शहर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया ऑन ग्लोबल स्टेज। एंड आई थिंक ये ना सिर्फ इंस्पायरिंग होता है, मोटिवेशनल होता है आपके लिए। एंड जो भी लोग शायद सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस की वजह से अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते या प्लान नहीं कर पाते चीज़ों को, तो आई थिंक जब आप एक ऐसे एग्जांपल देखते हैं जिन्होंने अपनी जो भी गोल्स हैं, जो भी करियर है उनका, उसमें आगे बढ़कर चीज़ों को अचीव किया है, जो भी हर्डल्स थी उनको पार किया, तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत इंस्पायरिंग होते हैं। और कई दफ़ा तो आप किसी और डिफरेंट लाइफ के फेज़ में होते हैं और आपको बड़ी कोई जो स्टोरी है वो रिलेटेबल लग जाती है और आप उसकी वजह से अपनी लाइफ में जो है इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं। इसीलिए यही हमारी कोशिश रहती है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ना सिर्फ टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को आगे लेकर आए, स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करें। हमारे साथ अब एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर रही हैं, सानिया मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन। आपको वेलकम करते हैं सानिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। सानिया, आपका एक्सपीरियंस बॉक्सिंग के हवाले से कैसा रहा है? और मैं देख रही हूँ कि आपने बेल्ट भी पकड़ी हुई है, ज़रूर बताइएगा कैसा था वो मोमेंट जहाँ पर अनाउंस हुआ कि भाई आपकी जो है पोजीशन है, उस बारे में बताइएगा। बहुत अच्छा रहा इवन, लेकिन पहले कंफ्यूज थी जब मेरी फाइट थी। फिर भी सर ने कहा, सर कहते फाइट मुझे तुमने विन करनी। मैंने कहा ओके सर। जब मैंने लड़की को देखा तो फिर मैंने रिलैक्स हुई, लेकिन मेरी जैसे ये ठीक है। जब रिंग में गए तो जब एक पंच लग जाता है बाद में कंफ्यूज नहीं होते, फिर पता चल जाता है सानिया ये लड़की तुम्हारे साथ फाइट कर सकती है। फिर भी ऐसे इंशाल्लाह फिर भी मैंने फाइट की
फाइट विन की, सभी खुश हुए, ज़्यादातर खुश हुए सर और मैम, हमारे घर वाले बहुत खुश हुए। जब कोई भी फाइट होती है उससे पहले दिमाग में क्या चल रहा होता है? यही होता है कि वो लड़की कैसी होगी, वो कैसे खेलती होगी, लेकिन जब हम लड़की को देख लेते हैं फिर सही होता है कि हमारी जैसी है। अच्छा, और कैसे एनालाइज कर लेते हो? मतलब आपको दूसरों को देख के अंदाज हो जाता है क्या पैटर्न होगा, क्या खेलने का स्टाइल होगा? जब हमारी फाइट होती है ना, तब से पहले ना वो लड़की ट्रेनिंग कर रही होती है अपने कोच के पास, तो तब हम देख लेते हैं। अच्छा, तो तब ही नोटिस कर लेते हो? लगता है वो भी नोटिस करते होंगे, जी। फिर वो भी देखते होंगे। ऐसे देख के पता चल जाता है। अच्छा, और आई थिंक मेंटल इंटिमिडेशन या मेंटल गेम उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल गेम जी। इम्पोर्टेंट होती है। आपके एक्सपीरियंस में शमस किस तरह से ओपोनेंट को देखते हो, क्या सोच रहे होते हो, किन चीज़ों पे नोटिस कर रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो फाइट से पहले? सबसे पहले तो ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है ना, हाँ। कि जिसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होगी वही रिंग में जीतेगा। जो चैंपियन होता है उसके दिल में भी डर होता है कि पता नहीं मेरे के साथ क्या बनेगा। ये जो डर होता है ना, ये रिंग में इंटर होने तक सिर्फ होता है। जब हम रिंग में इंटर हो जाते हैं तो हमारा डर पहले पंच पे ना निकल जाता है डर, फिर हम सीरियस हो गए, खुल के खेलते हैं उसके साथ। अच्छा, ऊपर से कोच हजरात होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो बैकअप कर रहे होते हैं, उनकी हौसला अफजाई और बैकअप की वजह से हमें बड़ा हौसला मिलता है और हम फाइट जो हौसला थोड़ा सा मिलता है उससे हम फाइट बड़ी अच्छी कर अच्छा, लेते आपने हैं। एक बड़े मजे की बात की कि किस तरह से जब तक आप फाइट से पहले तक बहुत कुछ सोच रहे होते हो, जी। एंड आई थिंक ये बहुत सारे और एरियाज में भी होते हैं लाइफ के कि आप कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत सोच रहे होते हो, जी। सोच रहे होते हो क्या होगा, किस तरह से हो सकता है, एंग्शियस महसूस कर रहे होते हो, एक्साइटेड महसूस कर रहे होते हो, पर जब एक्चुअली में आप रिंग में मौजूद होते हो उस टाइम पर क्या फोकस होता है? उस टाइम पर यही फोकस होता है कि हमें इससे पॉइंट लेने हैं हमने, और हमने सबसे पहले अपने उस्ताद की जिन्होंने हमें मेहनत कराई है उनकी इज्जत रखनी है। हम रिंग में जाते इसलिए कि हम अपने कोच, अपने मुल्क, अपने शहर का नाम रोशन कर सके, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी फाइट को विन करें, उससे पॉइंट लें, टेक्निकल खेलें। और डिफरेंट ऑफ कोर्स आपकी अप्रोच भी बहुत मैटर करती है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मैं हमेशा बात करती हूँ बिकॉज मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरह से अगर आप लाइफ के दूसरे एरियाज में भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ चलो तो कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा क्या सीखा है आपने अपने स्पोर्ट में जो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली बेहतरी लेकर? सबसे पहले यही सीखा है बड़ों की इज्जत करना, जैसे कि हमारे कोच हमें ट्रेनिंग करवाते हैं उनकी तरफ फोकस करना, और बदतमीजी नहीं करनी, ट्रेनिंग से ही करनी है, ट्रेनिंग पे फोकस करना, अपना वेट का ख्याल रखना, यही ट्रेनिंग पे होता है। वेट का कैसे ख्याल रखते हैं? वेट कैसे कि जब जैसे हमारी फाइट होती है ना, वैसे ही बता देते कि तुम्हारा वेट इतना है और इतना ही रहे, ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ना ज़्यादा कम होना चाहिए। किस तरह से ख्याल रखते हो अपने वेट का, और आपको भी रखना पड़ता है? जी, मुझे भी रखना पड़ता है। सबसे पहले तो डाइट पे डिपेंड करता है ना, कि अपनी डाइट ठीक रखनी चाहिए, और मैं माशाल्लाह मैंने 4 साल हो गए मैंने अपना वेट मेंटेन रखा हुआ है। उसकी वजह से आपका दिल नहीं करता फास्ट फूड, बर्गर? हमारे तो बहुत करता है करता है वो, लेकिन जब गेम में आया तो फिर कोचेस और आदमी मना कर देते हैं कि नहीं इन चीज़ों में नहीं जाना। उससे ये होता है कि खुद का स्टैमिना जो है ना वो लो हो जाता है। अच्छा, चीज़ें खाने से। तो आपकी क्या डाइट होती है ऑन अ डे टू डे बेसिस? डाइट यही होती है कि फ्रूट ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, सलाद इस्तेमाल करते हैं, रोटी है जो वो कम ही खाते हैं। अच्छा, तो डाइट वगैरह करते हैं जो होती है सबसे पहले जब दिन शुरू हो रहा होता है तो जी। क्या डाइट होती है उस टाइम? नाश्ता क्या होता है? उस टाइम नाश्ता यही होता है कि 2 अंडे होते हैं, साथ में ब्रेड हो जाती है 1-2, साथ एक दूध का कप हो जाता है। अच्छा, क्या एडवाइस दोगे उन लोगों को? बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, नहीं कर पाते हैं, क्या एडवाइस दोगे उनको? उनके लिए तो यही मैसेज है कि ज़्यादातर तो लोगों को हम कहते हैं कि आओ हमारे साथ गेम करो, वो कहते हैं कि नहीं इसमें खतरा है, ये गेम अच्छी नहीं है, मतलब नुकसान देती है ये गेम। वो गेम ही नहीं है जो नुकसान ना दे। ये जो गेम है हमारी, ये इसमें चोट इसका हिस्सा है गेम का, और प्लेयर जो होता है उसको चोटें लगती हैं तो फिर ही वो कामयाब होता है। और आई थिंक वर्थ इट होता है ना जब आप किसी चीज़ के बारे में पैशनेट होते हो, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, तो डेफिनेटली इट्स वर्थ दैट एफर्ट कि आप तकलीफ से गुजरते हो।
एंड आई एम नॉट गोना लाई एंड से कि आसान होता है. आई कांट इमेजिन कि कितना मुश्किल होता है. सानिया, कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे आपके लिए यादगार हो, ओपोनेंट को देखा हो, सोचा हो ये मैच नहीं जीतने वाली मैं? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ. कभी नहीं हुआ? नहीं. हमेशा पता होता है मैं ही जीतूंगी. जी. उस एटीट्यूड के साथ जाना होता है, माइंडसेट के साथ जाना होता है. लेकिन फिर भी कई बार हार भी जाते हैं, फिर भी यही होता है, ये हार जीत तो होती है. क्या सोचती हो जब अगर कभी खुदा ना खास्ता हार गए मैच? क्या सोचते, क्या थॉट होता है पहला माइंड में? 2-3 बार ना कश्मीर से पहले मैं हारी हुई थी, लेकिन मैम से बातें सुनी, सर से बातें सुनी कि तुम बस एबटाबाद से जीत कर आए, उसके बाद तुमने कोई फाइट विन नहीं की. मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी. मैंने कहा यार पता नहीं मुझे क्या हुआ है जब मैं जीत ही नहीं रही. फिर मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की अच्छे से, लड़कों के साथ ट्रेनिंग की, स्पारिंग की, सही अपनी ट्रेनिंग की. बाद में जब मैं खेलने गई कश्मीर में जीती. फिर यहाँ पर आई सरगोदा में विन किया. आई थिंक लड़कियां हेजिटेट करती हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट लड़कों के साथ फाइट करने में. डरती हैं कि चोट लग जाएगी. क्या कहोगे उस बारे में? उस बारे में तो कुछ भी नहीं. फाइट में तो होता है ऐसा. लड़कियों के साथ अगर हम स्पारिंग करें ना, डर डर के करती हैं कहीं हमें लग ना जाए. लड़के होते हैं वो हमें सिखाते भी हैं और बताते भी हैं कैसे करना है, ऐसे करना है. पता चल क्या लेसन जो कि लगता है अपने मेल ओपोनेंट से या जिन लोगों के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, क्या लेसन सीखा है? ये कि मूवमेंट कैसे करते हैं, फाइट कैसे करनी है, बचना कैसे, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ये पता चल जाता है फिर. समझ सकता है कि लड़कियां टफ कंपटीशन दे रही होती हैं? जी लगता है. ऐसा ये हमसे हमारे साथ स्पैरिंग करती है, यही सीखती हैं कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं. इसीलिए हमारे कोचेज जो हैं वो हमारे साथ ट्रेनिंग करवाते हैं कि इनको ये ना लगे कि लड़के हमसे ज़्यादा हैं या लड़के हमसे. कोई ऐसा मोमेंट जहां पर आपको लगा हो कि अच्छा ये एक्चुअली में मैं सीख रहा हूँ किसी लड़की से, लेकिन उससे पहले क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, तो कहीं मजा आएगा हमारे साथ. वेलकम बैक सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं. ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, किस तरह से हमारे लोकल जो बच्चे हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ऑन अ ग्लोबल स्टेज, ऑन अ नेशनल स्टेज, और ना सिर्फ फैसलाबाद शहर का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं. एंड आई थिंक ये हम सबके लिए बहुत फख्र की बात होती है जब हम अपने ही बीच में से लोगों को देखते हैं आगे बढ़ते हैं. आई थिंक ये सबसे बेहतर एग्जाम्पल होती है, इसीलिए शायद हम रिलेट कर पाते हैं उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स के साथ, उनकी लाइफ की स्टोरी के साथ, और शायद हमें इंस्पायर्ड महसूस होता है, मोटिवेटेड महसूस होता है, अच्छा लगता है. और उनकी मेहनत देखकर लगता है कि शायद अगर हम भी जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में ही, बट और डायरेक्शंस में भी अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं. और एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ये हम सबके इंटरनली हम किस तरह से महसूस करते हैं, किस तरह से काम करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करता है. इसलिए हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि आप लोगों के सामने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को लाते रहें, उनकी स्टोरीज, उनकी स्ट्रगल्स, उनके पैशंस को आपके साथ शेयर करते रहें. और अगर आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि आपको रोक सकती हो, चाहे फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो. शमस, आपके एक्सपीरियंस में या आपने जब से बॉक्सिंग स्टार्ट की है, कोई सी फाइट जो आपके लिए सबसे मुश्किल रही हो? मेरी फाइट, जो भी मेरी फाइट होती है मैं उसको अपनी आखिरी फाइट समझ के खेलता हूँ. जितनी भी फाइटें मैंने खेली है, मैंने यही सोच के खेला है कि ये मेरी आखिरी फाइट है, इसमें मैंने जोर लगाना है. और इंशाल्लाह यही मेरी उम्मीद पे ना मैंने अपनी सारी फाइट जो है विन की है. कोई है जो फाइट जो मैं ना विन की हो. हार खेल में हार जीत होती रहती है, हार के बंदा जीतता है आगे. तो ये होता है डर, ये नहीं कि डर नहीं होता है, डर होता है जब तक फाइट में ना जाए. सबसे हार्डेस्ट पंच या कोई फाइट जहाँ पे आपको लगा हो कि ये शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा? जी मुझे लगा था, क्वेटा में गया था खेलने, वहाँ पे मुझे पंच लगा था और वो बड़ा परफेक्ट लगा था पंच. अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट कौन रहा है आपका? मतलब आपका जो इसके अगेंस्ट आपने खेला हो सबसे मुश्किल फाइट? सबसे मुश्किल फाइट मेरी पहली फाइट वही थी क्वेटा वाली. उस वक्त मैं ट्रेनिंग में नहीं था इतना, तो मैं गया उधर. मैंने किसके अगेंस्ट खेल रहे थे? याद है प्लेयर कौन था जिसके? हाँ जी, वो बलोचिस्तान का था प्लेयर. अच्छा. उसके साथ मैंने खेला था. वो इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी. तुर्की और अफगानिस्तान से आए हुए थे प्लेयर.
तो अगर दोबारा उसी के साथ खेलना हो, उसी के अगेंस्ट खेलना हो? इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं फुल मेहनत करके उसके साथ खेलूंगा। अच्छा, मतलब पूरा मुकाबला जी। करोगे इस दफा, पूरी प्लानिंग के साथ? क्या स्ट्रैटेजी रखोगे, क्या मुख्तलिफ करोगे उस फाइट से? उसके साथ यही करूंगा कि अब मैं उसके साथ देख के खेलूंगा। पहले मेरी ट्रेनिंग नहीं थी, इसीलिए मैंने उसके साथ खेला है और नहीं पता चला उसकी टेक्निक का। अब ज़्यादा अपने फोकस करूंगा, जैसे मैंने उसके साथ फाइट की है वैसे ना करूं, उससे हटके करूं फाइट, ट्रेनिंग करके जाऊं उसकी। यानी कि पूरा जी, जो पूरे उसके- ट्रेनिंग है, जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जी जी। ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है, क्या एस्पेक्ट होता है ट्रेनिंग का? ये शुरू से पहले ट्रेनिंग होती है, एक्सरसाइज वगैरह होती है, लेकिन ज़्यादा टफ बॉक्सिंग ही होती है। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होती है ज़्यादा, स्पारिंग एक दूसरे से करनी होती है। स्पारिंग में फिर हम शैडो वगैरह होती है। रिंग में सबसे इंटेंस मोमेंट क्या होता है? यही कि पंच कहीं ना ज़्यादा लग जाए, पंच का डर होता है, पंच से बचना होता है। डिफेंस कितना इम्पोर्टेंट है, बचाना खुद को जी। कितना इम्पोर्टेंट है? डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेक्निक देखी जाती है बॉक्सिंग में। अगर आप टेक्निक के साथ खेल रहे हो तो आपका बचाव भी है और मुखालफ प्लेयर का भी बचाव है। मतलब पॉइंट उससे आप आसानी से ले सकते हो अगर आप टेक्निकल खेलोगे। अगर आप वैसे खेलोगे तो फिर जैसे लड़ाई होती है वैसे तो फिर एक को तो लगना ही होता है। फिर ऐसा भी हो जाता है कि गलत पंच भी लग जाता है और टेक्निकल लग जाता है और उसके साथ बंदा नॉक आउट भी हो जाता है। तो यानी कि जितना इम्पोर्टेंट पंच करना है उतना ही पंचेस से अपने आप को प्रोटेक्ट जी। करना भी है। जी। सानिया, कभी पर्सनल लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जहां पर बॉक्सिंग काम आई हो? बॉक्सिंग काम तो आई थी, लेकिन मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था जब मैं कोयटा खेलने गई थी ना, उस लड़के का वेट ज़्यादा था, मेरा कम था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं मैं फ़ाइट करूँगी। लेकिन फ़ाइट करने के लिए तो गई थी, लेकिन फ़ाइट की है, लेकिन फिर भी ना उसका वेट ज़्यादा था और पंच में भी ज़्यादा, लेकिन पंच लगा। फिर मैंने कहा नहीं मुझसे नहीं ये होगी फ़ाइट। फिर भी अब मैंने कहा नहीं ट्रेनिंग करूँगी, फिर उसके साथ ही फ़ाइट करूँगी। कभी पर्सनल लाइफ में कभी बॉक्सिंग से हट के जो ट्रेनिंग है वो काम आई हो? नहीं, वैसे घर में किसी को डराने के लिए, स्कूल में डराने के लिए? स्कूल में तो डरती हैं लड़की, कहती हैं तुम बॉक्सिंग करती हो। मैंने कहा बॉक्सिंग करती हो, आप मुझसे क्यों डरेंगे? कि फिर भी टीचर्स नहीं डरते? नहीं टीचर से नहीं डरती, उनको पता होता है। शबा साहब की पर्सनल लाइफ में कभी बॉक्सिंग काम आई हो? जी, मेरी तो बहुत दफ़ा काम आई है। वैसे जो हमारे कज़न वगैरह है ना, हमारा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत बड़ा है। वो जितने भी कज़न हैं वो सारे ना मतलब मुझसे इतना नहीं वो झगड़ते ना लड़ते हैं और सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे नीचे ही हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो डरते हैं कि इससे यार पंगा नहीं लेना है। वो डरते भी हैं, वैसे जो भी उनको बात बोलूँ ना वो मानते भी हैं, चाहे वो बड़ा है या छोटा है। तो बड़ी इज्जत बनी हुई है उसमें रिश्तेदार। आम भी लोग डरते होंगे? जी, आम लोग भी डरते हैं। जो मेरे दोस्त हैं वो जब कोई फाइटिंग वगैरह या लड़ाई हो जाए तो वो कहते हैं कि यार आओ, पर फोन कर देते होंगे, पहुंच जाओ फोन इधर। कर देते हैं। लेकिन ये देखे ना, ये शो मिनट के लिए नहीं होती है बॉक्सिंग, ये गेम है। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है गेम। अगर हम लोगों को मारेंगे या कुछ करेंगे तो ये फिर मुआशरे में हमारी ज्यादती होगी। वैसे भी वो हमें अच्छा नहीं समझेगा कि ये गेम कर रहा है और साथ लोगों को डरा भी रहा है। लेकिन एक प्लस पॉइंट तो है जी, सेल्फ डिफेंस के लिए। हाँ जी, सेल्फ डिफेंस के लिए ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ नौजवानों को कि ये गेम के अलावा ये गेम जो है ये डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छी है। अपने डिफेंस के लिए फाइट ना करें लेकिन अपने डिफेंस के लिए ये सीखें ज़रूर। ये बहुत अच्छी गेम है। अपनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को क्या मैसेज दोगे? यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल के जो नौजवान हैं वो टच फोन में लगे हुए हैं, वो ज़्यादातर अपना टाइम मोबाइलों में लगा रहे हैं। वो उनसे यही पैगाम है कि वो टच मोबाइलों से हट के इस गेम में आए। इस गेम में बहुत फ़ायदा है। ये मंशियात से भी बच सकते हैं, तम्बाकू नोशी से दूर रहते हैं। ये गेम बहुत अच्छी है, इससे बंदा फिट रहता है और बीमारियों से भी दूर रहता है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।